हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये देखिए, आपको दो संख्या ज्ञात है। ये दो संख्या, इसी दो संख्या को देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 306 और 657 है, यहाँ भी 306 और 657, यानी कि दोनों संख्या आपको ज्ञात है और आपका HCF भी ज्ञात है। ठीक है, तो जो पिछला सूत्र पढ़े हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF पढ़े हैं ना, उसी सूत्र का हम प्रयोग करके इसको हल कर देंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इसी को लिख सकते हैं 306 और 657 का HCF, इसका क्या है 9 दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, 306 और 657 का LCM हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमको दो संख्या, ये दो संख्या दिया, ध्यान दीजिएगा। दो संख्या हमारा ये है और HCF यहाँ हो गया, LCM हमको नहीं पता है, निकालना है। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, ये ध्यान, ये सूत्र आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। क्लियर। तो दो संख्या कौन कौन है, 306 और 657 है ना। तो इन दोनों को लिखेंगे, तो यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या दिया है उनका गुणनफल करना है। तो यानी कि 306 गुणे 657 बराबर HCF कितना है, देखिए इन दोनों का HCF कितना है, 9 है। या लिख देंगे 9 गुणे LCM। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमको HCF क्या था, दो संख्या ये है, HCF इसका 9 दिया गया है। यही दोनों संख्या का LCM हमको निकालना है। तो मुझे पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। तो HCF की जगह 9 रख देंगे, LCM हमको निकालना है। तो इसी को लिख सकते हैं, आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं LCM बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटे 9। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। ये जो LCM है, ये इसको हम इधर लिख सकते हैं। तो LCM बराबर 9 जो है LCM के साथ गुणे के रूप में है। जब इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं LCM बराबर, ये नंबर जो है 3, ये 9 जो है 9 306 कट सकता है। देखिए 9 त्रिक 27, 3 30 और 9 चौक 36, यानी 34 बार कट जाएगा 9 से। तो क्या होगा, LCM क्या हो जाएगा, 34 गुणे 657, यानी कि LCM बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर दें 657 में हम 34 से गुणा कर देंगे। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, गुणा करना है हमको। तो 4 7 28 को 8 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 को 2 हासिल 2, 4 6 24 25 26 हो गया। 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 5 15, 16 17 को 7 हासिल 1, 3 6 18 1 19 हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, 8 2 1 3, 7 6 13 को 3 हासिल 1, 9 10 11 1 12 को 2 हासिल 1 1 1 2, कितना हो गया, 22,338 हो गया। तो लिखेंगे अतः ये लिख सकते हैं 306 और 657 का LCM बराबर क्या हो जाएगा, 22,338। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात समझ में कोई दिक्कत, क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा, जब दो संख्या दिया है, मतलब दो संख्या है और उसका HCF ज्ञात है, LCM निकालना हो तो इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे। मतलब इस सूत्र की सहायता से हमको, मतलब दो संख्या है और एक HCF ज्ञात हो तो LCM निकाल देंगे। दो संख्या पता हो, LCM ज्ञात हो तो HCF भी निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिए, एक संख्या पता हो, HCF LCM पता हो, तब पर भी हम दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते हैं। आप बस में ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, कह क्या रहा है। ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो इसको आसानी से हल भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, मैथ का कोई भी क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे तो उसको आसानी से हल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले बताता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं। 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या कर रहा है, देखिए जैसे कह रहा है जो 6 की पावर n है, यहाँ n की जगह कोई ऐसी संख्या हो सकती है कि जब इसका विस्तार करेंगे तो लास्ट में, यानी कि लास्ट में 0 आएगा।
ऐसा हो सकता है। जैसे कहने का मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 6 का क्यूब करेंगे तो 216। तो यही कहने का मतलब है कि हाँ, इसके जगह पे ऐसी कोई संख्या आ सकती है कि जिसका विस्तार करें तो लास्ट में 0 आए। लास्ट में यहाँ क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। वही कह रहा है, ऐसा कोई संख्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब क्या यही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक कंडीशन जानिए, मैं इस कंडीशन को बता रहा हूं, उसके बाद आप इसको हल करिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो कंडीशन क्या है, हल करिए, देखिए क्या होता है। बता रहे हैं आपको कि ये ध्यान रखिएगा, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर्स के लिए ध्यान रखिएगा। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब यहाँ कोई भी नंबर रहे उसके पावर n के बारे में पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब इसमें पूछा है 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 6 के पावर n जो संख्या दिया है उसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। तो अब देखें इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा मेरा, इसका 6 के पावर n, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 यही लिख सकते हैं, पावर n हो गया, बराबर क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तोड़ेंगे तो इसको 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान रखिए, या 2 गुणे 3, 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, पावर n n लिखेंगे। जब इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n हो गया, यानी कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के अनुसार, ये ध्यान दें, हम जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को पढ़े ना, इसके अद्वितीयता के अनुसार 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, गुणनखंड नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के अनुसार 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। ये आप पढ़े ना, नहीं हो सकता है। ठीक है, चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आएगा, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो आया बात समझ में, ये समझ में आया आपको। कहने का मतलब क्या है, बस इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। एक बार मैं आपको और रिपीट कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कहने का मतलब क्या होता है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ठीक है, ये नियम किसी भी संख्या के लिए, यहाँ कोई भी संख्या रहे n का मान रखने पर 0 पर समाप्त हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आनी ही चाहिए। ठीक है,
ये तो लिख लेंगे। तो अब देखेंगे हम 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें क्या होगा। तो ये 6 जो है 2 और 3 से कटेगा, तो यानी कि 2 गुणे 3 के पावर n, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n हो गया। ठीक है, तो यही है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अद्वितीयता के अनुसार क्या होगा कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। ये कन्फर्म करता है, ये जो है ये जो प्रमेय होता है ये कन्फर्म कराता है कि अब इसके जो गुणनखंड ये हैं इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। तो लिखेंगे चूंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आएगा, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। अब बस इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है, देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, तो इसको हमको बताना है कि ये जो संख्या दिया गया ये भाज्य क्यों है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं, बताते हैं, हल करिए। चलिए इसको हम दो पार्ट में, इसको पहला ले लेते हैं, इसको पहला मान लें। क्या दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 अब प्लस 13, तो ये हमको बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो इसको चलो हल कर लें। इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम जो है देखिए ये एक पद मान लीजिए, पूरे को एक पद मानिए, अलग पद है क्योंकि प्लस चिन्ह प्लस और माइनस उसको पदों का बंटवारा करता है, ये तो आपको पता है। तो ये गुणे में है तो ये सारे एक पद में है, ये अलग पद है, तो इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, जब 13 निकल जाएगा तो यहाँ 7 गुणे 11 बचेगा, यहाँ प्लस 13 कम 13 1 बच जाएगा। क्लियर, अब ध्यान रखिएगा यहाँ क्या हुआ 13, यहाँ 11 7 77 प्लस 1 क्या हो गया, अब ये 13 गुणे 78 हो गया। अब ध्यान रखिएगा 78 में आप 13 से गुणा करिए, 3/24 को 4 हासिल 2, 3 7 21 22 23 हो गया, 1/8 1 7 7 कितना हुआ 4, 8 3 11 के एक हाथ लगा 1 7 8 9 1 10, ये कितना हुआ 1014। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इसका मान क्या आ गया 1014 1014। अब बस इसको ज्यादा फोकस मत करिएगा, ये देखिए मतलब मान के चलिए ये नंबर तो 1 से कटेगा ही कटेगा और ये नंबर 1014 से भी कटेगा, एक और स्वयं के अलावा ये 13 से भी कटेगा। बाकी नंबर को ढूंढना छोड़ दीजिए, 2 से भी कट रहा है लेकिन उसको छोड़िए, पहले जानने की कोशिश करिए। ये जो 1014 है एक और स्वयं के अलावा ये 13 से भी कट रहा है, क्योंकि 13 का गुणा करके ही ये मिला है। देखिए जैसे 2 के गुणा हम 6 में कर दे तो 12 आएगा, तो यानी ये 2 से कटेगा निश्चित है, 2 छक्का 12। ठीक है, 3 का गुणा हम 13 में करके आ रहे हैं, इसका मान आएगा 39, तो ये 3 से जरूर कटेगा, देखिए 13 बच जाएगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है जब ये नंबर इस नंबर में हम 13 का गुणा किए हैं तो 1014 आया है, तो यानी कि ये नंबर 13 से जरूर कटेगा। बस आप समझने के लिए देखिए, बाकी इसका हमको गुणनखंड नहीं निकालना है, बस हमको ये समझना है, दिखाना है ये नंबर 1 और स्वयं के अलावा 13 से भी कट रहा है। तो आपको पता है जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा अदर किसी नंबर से कट रही है तो भाज्य होती है। तो लिख सकते हैं आप यहाँ बराबर एक भाज्य संख्या, बस हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, इसी को यहाँ दूसरा पार्ट कर लीजिए। दूसरा पार्ट इसको मान लीजिए क्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। फिर ये भी देखिए ये पूरा हमारा एक पद है, ये हमारा अलग पद है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1 बचेगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जब इसका गुणा करेंगे तो ये 5, अब यहाँ मान लीजिए इसका गुणा 7 छक, इन दोनों का गुणा 42 आ गया, और इसका गुणा कर दिए 2 कम 2 2 3 6 6 चौक 24, इसमें गुणा कर दिए 24 में 42 का, 4 दूना 8 4 चौका 16, 2 दूना 4 2 चौक 8, यहाँ कितना हुआ 8 6 4 10 0 हासिल 1 8 1 9 1 10, यानी कि क्या हो गया 1008 प्लस 1, तो यह क्या हो गया 5 गुणे 1009। अब ध्यान दीजिएगा फिर वही चीज़ लॉजिक वही लगाना है, यहाँ इसका गुणा करेंगे तो 5 9 45, यदि इन दोनों में हासिल होगा तो ये देखिए 5 में 45 के बाद हासिल 4 हैं, फिर 4 ही हो जाएगा, अब 5 धाम में 50, ये जो संख्या आया। अब ध्यान दीजिएगा ये संख्या इसका भी गुणनखंड बस समझिए, इसको भी समझिए, ये संख्या 1 से कटेगा, 5045 से कटेगा, उसके अलावा ये 5 से भी कटेगा और भी किसी से कटेगा, उससे हमसे मतलब नहीं है, पहले हमको इसको दर्शा दें। ये देखिए 1 से कटेगा और 5045, एक और स्वयं के अलावा ये 5 से भी कट रही है, तो ये क्या है भाज्य संख्या है। लिख देंगे यहाँ नीचे लिखेंगे एक भाज्य संख्या, इसको भी लिख सकते हैं एक भाज्य
संख्या नहीं है। क्लियर? आगे समझ में? यहाँ इसको हमको गुणनखंड करके नहीं दिखाना, बस साबित कर देना है ये एक और स्वयं, मतलब एक और अपने स्वयं के अलावा ये 5 से भी कटेगी। तो मुझे पता है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अदर किसी भी संख्या से कटती है तो भाज्य संख्या कहलाती है। बस में, इसलिए क्या है, बराबर एक भाज्य संख्या है। हमको दोनों को सिद्ध करना था, कर दिए। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे? कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक वृत्ताकार ये मैदान है, इसी पे इनको चलना है। तो मान लीजिए यहीं से दोनों, यहीं रवि भी यहीं से चलना स्टार्ट कर रहा है और सोनिया भी यहीं से चलना स्टार्ट करिए। देखिए कर है ना कि रवि और सोनिया, देखिए क्या, मान लीजिए दोनों एक ही साथ और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, मतलब एक ही साथ दोनों ऐसे स्टार्ट करें और एक ही दिशा, मतलब इधर इधर दोनों जा रहे हैं। तो ये एक चक्कर लगाने में, रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट ले रहा है और सोनिया इसको लगाने, मतलब यहाँ सोनिया इस चक्कर को लगाने में 28 मिनट का समय ले रही है, मतलब 6-6 मिनट का अंतर है। तो यानी कि फिर कह रहा है कि कितने समय के बाद फिर यहाँ एक, मतलब यहाँ दोनों एक साथ मिलेंगे, कितने समय के बाद, यही ज्ञात करना है। तो आपको इस स्थिति में क्या करेंगे, अब 12 और 18 से देखेंगे कौन छोटी से छोटी संख्या है जो 12 से भी कटे और 18 से भी कटे। ठीक है, तो वो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो हमको संख्या पता चल जाएगा, मतलब कितने समय के बाद वो मिलेंगे हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो लेकिन लिखेंगे कैसे, चलिए देखते हैं लिखने का तरीका। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे सोनिया द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय वह कितना है, 18 मिनट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर लिखेंगे रवि द्वारा मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट है, ये लग रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वही कह रहा है कि कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 18 और 12 का एलसीएम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय कब होगा, जब इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो वही बताएगा कि कितने मिनट के बाद वो आपस में मिलेंगे। तो एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर दीजिए। तो लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा बताइए, 2 × 3 × 3 होगा, 2 × 3 = 6 × 3 = 18। क्लियर? फिर लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 2 दूनी 4 3 12, यही होगा ना। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। तो हमको गुणनखंड हमको पता कर लिए, अब इसका एलसीएम निकालना है। तो लिख दीजिए, ऐसे कर सकते हैं 18 और 12 का एलसीएम बराबर क्या होगा। तो एलसीएम आपको पढ़ा चुके हैं। तो पहले जो कॉमन है उसको, जो मिल रहा है उसको देखिए, ये दोनों मिल रहा है, ये 2 लिख लिए, 2 गुणे, अब ये भी मिल रहा है इसको ऊपर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 मिल रहा है, बच क्या रहा है, 3 और 2 बच रहे हैं, तो 3 × 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं इस तरह। तो अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18 दूना 36, यानी कि क्या आया, 36 आया। तो यानी कि 36 मिनट बाद वो फिर मिलेंगे। अतः लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बस सुनिए, कोई दिक्कत, बस देखिए क्या करना है, बताना है कि सोनिया जो एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय ले रही है और रवि जो है 12 मिनट का ले रहा है। तो वही बताना है इसको, मतलब इसको बताना है कि मतलब कब मिलेंगे। तो हमको ऐसी छोटी संख्या ढूंढना है कि जो इन दोनों से कट जाए।
ठीक है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। क्लियर। तो ये लिखेंगे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलने का समय बराबर 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 और 12 का एलसीएम हम गुणनखंड विधि से निकाल दे। तो 18 का भाज्य गुणनखंड 2 तियां 6 तियां 18, 12 का भाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 तियां 12। अब 18 और 12 का एलसीएम जो पहले कॉमन मिलता है उसको लिख लेते हैं, 2 मिला दोनों को मिला के एक बार, 3 मिला लिख लिए, बचा क्या 3 और 2 बचा, गुणे 3 और गुणे 2 लिख देंगे। तो गुणा करेंगे 2 तियां 6, 6 तियां 18 दूना 36 हो गया। अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, समझ में आया। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिए, ठीक है, ताकि जो भी बच्चे तैयारी करें उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये सारा चीज क्या है, फ्री है, इसलिए आप लोग कंजूसी मत करिएगा। अधिक से अधिक शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, सब काम करिए, सब फ्री है, इसको आप अधिक से अधिक करिए। ओके, और कमेंट करके ये बताएगा कि इस वीडियो में आपको क्या समझ में नहीं आया। ओके दोस्तों, बाय बाय।